इस वीडियो में हम लोग जो घटना चक्र की करंट अफेयर्स की मैगजीन है अक्टूबर 2023 की, उस बुक में जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की घटनाएं दी हुई हैं उन घटनाओं को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इस बुक के जो राष्ट्रीय परिदृश्य की घटनाएं दी हुई थी उनको ऑलरेडी कवर किया है। इस बुक को हम लोग कंप्लीट करने के बाद जो नवंबर 2023 और दिसंबर 2023 की करंट अफेयर्स की घटना चक्र की मैगजीन है उन बुक को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की घटनाओं से और देखते हैं इसकी पहली घटना। तो देखिए इसमें पहला दिया हुआ है, 7वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में पूछा जा रहा है भारत की तरफ से किसने प्रतिभाग किया। तो ये भारत की तरफ से प्रतिभाग किया है पीयूष गोयल जी ने। अब देखिए जो ये इनिशिएटिव हुआ है इससे रिलेटेड कुछ एडिशनल फैक्ट नीचे दिए हुए हैं, कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो देखिए अगर ये पूछा जाए इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन हुआ था रियाद, सऊदी अरब में। इसके अतिरिक्त अगर ये पूछा जाए इसका कि कौन सा संस्करण था, तो ये इसका 7वां संस्करण था और इसकी थीम भी काफ़ी पूछी जाती है। तो ध्यान दीजिएगा अगर पूछा जाए इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी द न्यू कंपास, ये इसकी थीम थी। अगर इसी में देखिए कुछ एडिशनल और दिया, उसमें कह रहा है इस अवसर पर पूछा जा रहा है किस विषय पर आधारित सम्मेलन की सह अध्यक्षता पीयूष गोयल द्वारा की गई। मतलब इसी जो इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था उसी में एक सम्मेलन भी हुआ था, उस सम्मेलन का विषय पूछा जा रहा है। तो उस सम्मेलन का विषय था जोखिम से अवसर तक नई औद्योगिक नीति के युग में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए रणनीति। तो ये विषय था, इसी विषय पर वहाँ पे सम्मेलन हुआ था। इसकी भी अध्यक्षता पीयूष गोयल जी के द्वारा की गई थी। तो इतनी बातें आप लोग इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, जिसको हम लोग UNWTO कहते हैं, कि पूछा जा रहा है 25वीं महासभा का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो इसका आयोजन किया गया है समरकंद, उज्बेकिस्तान में। अब इससे रिलेटेड देख लेते हैं जो इसमें एडिशनल पॉइंट दिए हुए हैं। तो देखिए अगर पूछा जाए UNWTO द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया है, तो वो है धोर्डो गांव। ये धोर्डो गांव कहाँ पे या किस राज्य में है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए जो धोर्डो गांव है वो गुजरात राज्य में स्थित है। इसके अतिरिक्त देखिए इस सूची में विश्व के कुल कितने गांवों को शामिल किया गया था, यह भी पूछा जा सकता है। तो इसमें शामिल किया गया था 54 गांवों को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस देश ने गौरी नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह किया है पाकिस्तान ने। कब किया है? अक्टूबर 2023 में। पूछा जा रहा है इससे पूर्व मतलब अक्टूबर 2023 में, इससे पहले पाकिस्तान ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। तो ये किया था अबाबील का, मतलब पहले अबाबील का किया था, उसके बाद गौरी नामक मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। तो दोनों, चाहे गौरी मिसाइल हो या फिर अबाबील जो बैलिस्टिक मिसाइल है, इन दोनों का ही परीक्षण पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आइए अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है बिम्स्टेक का अगला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, हमें इनका नाम बताना है। तो इनका नाम है इंद्रमणि पांडे, इनका ये नाम है। इनको बिम्स्टेक का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। अब देखिए जो बिम्स्टेक होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये जान लीजिए। तो देखिए जो बिम्स्टेक होता है इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो ये इसका फुल फॉर्म है। अगर पूछा जाए बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 में। तो ये एडिशनल फैक्ट है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले में कह रहा है अक्टूबर 2023 में जहाज की टक्कर के कारण चर्चा में रहा स्प्रैटली द्वीप। ध्यान दीजिएगा जो स्प्रैटली द्वीप है, पूछा जा रहा है यह समूह जो है वो कहाँ पे अवस्थित है। तो यह है दक्षिणी चीन सागर में। ये क्यों चर्चा में था? क्योंकि इस जो सागर है दक्षिणी चीन सागर, जो सेपरेटली द्वीप है, वहाँ पे दो जहाज़ों का टक्कर हो गया था। इसके कारण यहाँ पे ये जो प्लेस है ये काफ़ी न्यूज़ में था। तो ये पूछा भी जा सकता है इस द्वीप के पास जो दो जहाज़ों का टक्कर हुआ था वो किन देश के दो जहाज़ थे, तो वो चीन और फिलीपींस के जहाज़ थे। इन्हीं के बीच ये टक्कर हुआ था, इसके कारण ये न्यूज़ में आ गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले में कह रहा है अक्टूबर 2023 में किस देश में डिप्थीरिया, ध्यान दीजिए, डिप्थीरिया का संक्रमण देखने को मिला है। तो ये मिला है गिनी में, मतलब जो गिनी देश है वहाँ पे डिप्थीरिया का संक्रमण देखा गया है। अगर पूछा जाए जो डिप्थीरिया होता है वह किसके संक्रमण से होने वाला रोग है, तो होता है बैक्टीरिया के संक्रमण से। अब इस बैक्टीरिया का नाम भी देख लीजिए, इस बैक्टीरिया का नाम क्या है। तो इस बैक्टीरिया का नाम है कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी। तो ये इसका नाम है। अगला देख लेते हैं। अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए इसमें अगला पॉइंट दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस लैटिन अमेरिकी राष्ट्र के, ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है किस लैटिन अमेरिकी राष्ट्र के उपराष्ट्रपति ने भारत का दौरा किया है। तो ये है डोमिनिकन गणराज्य जो है, वहाँ के उपराष्ट्रपति ने भारत का दौरा किया है। अगर इनका नाम देखा जाए तो इनका नाम है रकेल पेना रोड्रिग्स। तो ये इनका नाम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में दिया हुआ है। इसी में कह रहा है वर्ष 2024 में भारत और
डोमिनिकन गणराज्य के बीच राजनयिक संबंधों की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये मनाई गई है 25वीं वर्षगांठ। मतलब जो उपराष्ट्रपति आए हैं डोमिनिकन गणराज्य के, वो इसलिए आए हैं क्योंकि जो डोमिनिकन गणराज्य है और भारत है उसके मध्य क्या हुआ है, जो वर्षगांठ है, मतलब राजनयिक जो संबंध हमारे स्थापित हुए हैं डोमिनिकन गणराज्य से, उसके 25 वर्ष पूरे हो गए थे। इसी उपलक्ष्य में क्या हुआ था, वर्षगांठ मनाई जा रही थी, इसलिए जो उपराष्ट्रपति हैं वो हमारे यहाँ इंडिया आए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले में कह रहा है भारत और किस देश ने राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने पर एक डाक टिकट जारी किया है? तो पूछा जा रहा है किसने जारी किया है, तो ये किया है वियतनाम ने। क्यों जारी किया है? क्योंकि जो हमारे मतलब इंडिया के और जो वियतनाम के राजनयिक संबंध हैं उनके 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए वियतनाम ने एक डाक टिकट जारी किया है। अगर पूछा जाए ये डाक टिकट कहाँ जारी किया गया है, ये जारी किया गया है हनोई वियतनाम में। अगर पूछा जाए इस डाक टिकट को संयुक्त रूप से किसके द्वारा जारी किया गया है, तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, ये भारत के विदेश मंत्री हैं, जानते ही होंगे। और जो ब्रुनेई मतलब जो वियतनाम के हैं उनका नाम है बोई थान सोन। तो इन दोनों के मध्य मतलब क्या हुआ है, आपस में संयुक्त रूप से दोनों ने डाक टिकट को जारी किया हुआ है। ये ध्यान दीजिएगा, जो बोई थान सोन है ये वियतनाम के विदेश मंत्री हैं। अगला देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है सबसे कम उम्र में इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है, हमें इनका नाम बताना है। इनका नाम है डेनियल नोबोआ। तो ध्यान दीजिए, जो डेनियल नोबोआ हैं वो इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं। मतलब ये सबसे कम उम्र की अवस्था में कह सकते हैं कि सबसे कम उम्र में इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। इनकी उम्र अगर पूछी जाए तो ध्यान दीजिएगा, इनकी उम्र है 35 ईयर। मतलब 35 की ईयर में ही इन्होंने इक्वाडोर का जो प्रेसिडेंट का पोस्ट होता है उसको इन्होंने धारण किया हुआ है। अगला इश्यू में देख लेते हैं। अगर पूछा जाए इन्होंने किसको पराजित कर मतलब राष्ट्रपति का जो है चुनाव जीता है, तो इनका नाम है लुइजा गोंजालेज। तो ये इनका नाम है, इनको पराजित करके इन्होंने राष्ट्रपति की पोस्ट जो है उसको होल्ड किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले में कह रहा है न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे चुना गया है, तो इसका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन। तो ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन, जो कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अगला देखते हैं। अगले में कह रहा है किस देश ने जनमत संग्रह, जिसको रेफरेंडम कहते हैं, के जरिए स्वदेशी लोगों को मान्यता देने वाला जो संवैधानिक सुधार था उसको अस्वीकार कर दिया है। ये किया है ऑस्ट्रेलिया ने। अगला क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं। तो देखिए, अगर पूछा जाए कि कितने प्रतिशत लोगों ने इस संवैधानिक सुधार के विपक्ष में मतदान किया है, तो वो किया है 60% से अधिक लोगों ने इसके विपक्ष में मतदान किया था। मतलब जो ऑस्ट्रेलिया में संवैधानिक सुधार को अस्वीकार किया गया था उसमें 60% से अधिक लोगों ने संवैधानिक सुधार के विपक्ष में मतदान किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में कह रहा है 18वीं भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो ये आयोजित हुई है हनोई वियतनाम में। अगला क्वेश्चन है फिनलैंड के किस पूर्व राष्ट्रपति का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो इनका नाम है मार्टी अहितिसारी। नाम इनका क्या है, मार्टी अहितिसारी इनका नाम है। इनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, जो कि फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति थे। अब इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो ये था 1994 से 2000 तक। इन्हीं के बारे में कहा जा रहा है कि इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। वो कब प्रदान किया गया था, इसको भी जान लेते हैं। ये 2008 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस संस्था ने इलेक्ट्रिक्स ग्रिड्स एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट 2022 से जारी किया है। ये जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने, जिसको हम लोग IEA कहते हैं। तो इसने इलेक्ट्रिक्स ग्रिड्स एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट 2022 जारी की है। अब इस रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, इस रिपोर्ट ने ये बताया है कि इसके अनुसार ये बताया गया है कि किस वर्ष तक पूछा जा रहा है कि जलवायु और ऊर्जा संबंधी सभी जो राष्ट्रीय लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने हेतु 80 मिलियन किलोमीटर विद्युत लाइनों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये पड़ेगी 2040 तक। मतलब 2040 तक हमको 80 मिलियन किलोमीटर विद्युत लाइनों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। ये बताया किसने है, ये बताया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की जो रिपोर्ट आई है इसमें ये बताया गया है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। IEA जो है, तो देखिए जो IEA है इसकी अगर स्थापना पूछी जाए कब हुई थी, तो ये हुई थी वर्ष 1974 में। और अगर IEA का मुख्यालय पूछा जाए कहाँ पे है, तो ये है पेरिस, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में कह रहा है किस देश ने लेजर आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली
का परीक्षण किया है? तो ये किया है इजराइल ने। अगर पूछा जाए कि किसने ये किया है, तो ये किया है इजराइल ने। अगर इसका नाम पूछा जाए तो ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है आयरन बीम। तो अगर ये पूछा जाए कि आयरन बीम जो है वो है क्या, तो वो एक मिसाइल रक्षा प्रणाली है जो कि इजराइल के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विदेश मंत्री किस देश, भारत के जो विदेश मंत्री हैं, पूछा जा रहा है किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर रहे? तो ये थे वियतनाम की यात्रा पर। मतलब 15 से 18 जो अक्टूबर 2023 है, ये 4 दिवसीय यात्रा पर वियतनाम जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो गए हुए थे। अब इन्होंने वहाँ पे क्या किया इसके बारे में दिया हो, इसको लिख लेते हैं। तो देखिए, जो हमारे विदेश मंत्री हैं उन्होंने वियतनाम के जो होची मिन शहर है वहाँ पे पूछा जा रहा है किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? ये किया है महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण उन्होंने वहाँ पे किया है। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन में हुए किस अकाल को यूरोपीय परिषद की संसदीय सभा ने नरसंहार के रूप में मान्यता दी है? तो जो होलोडोमोर है उसको नरसंहार के रूप में मान्यता दी है, जो कि चला था 1932 से 33 के मध्य। अगला इसी में दिया हुआ, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, पूछा जा रहा है 1930 के दशक में जो तत्कालीन यूक्रेन है वो किसके नेतृत्व में था? तो ये था जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, अगले में क्या है, WHO के अनुसार कौन सा देश जो हेपेटाइटिस सी है के उन्मूलन में गोल्ड टीयर का दर्जा हासिल करने वाला ये पहला देश बना है? तो ये बन गया है मिस्र। मतलब जो मिस्र देश है वो हेपेटाइटिस जो सी है उसके उन्मूलन में इसने गोल्ड टीयर का दर्जा हासिल किया है। अब गोल्ड टीयर का जो दर्जा है वो किस लिए दिया जाता है, तो इसको भी जान लेते हैं। तो देखिए, अगर 100% रक्त और इंजेक्शन जो सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले राष्ट्र को गोल्ड जो टीयर है वो दर्जा दिया जाता है। तो इसलिए इसको जो मिस्र है इसको ये दर्जा दिया गया है, क्योंकि इसने इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है, आसियान और पूर्वी एशिया के देशों में भारतीय राजदूतों के क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है सिंगापुर में। अगर पूछा जाए इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो इसकी अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा पर भारतीय नौसेना का कौन सा पोत कोलंबो पहुंचा है? इसका नाम है INS एरावत। अगला है, द हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जारी की गई WWF के द्वारा। इस रिपोर्ट का नाम है द हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर। तो ये इस रिपोर्ट को WWF ने प्रकाशित किया है। अगर पूछा जाए जो WWF है इसका पूर्ण रूप क्या है, तो इसका मतलब फुल फॉर्म है विश्व वन्यजीव कोष। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है जो पद्मा ब्रिज है, ध्यान दीजिएगा, जो पद्मा ब्रिज है लिंक परियोजना, इसका पूछा जाए अनावरण किस देश में किया गया? तो किया गया है बांग्लादेश में। और इस परियोजना का पूछा जा रहा है, अगर यह परियोजना किस देश के सहयोग से बनाई गई है, तो ये बनाई गई है चीन के सहयोग से। मतलब जो पद्मा ब्रिज लिंक परियोजना है इसका संबंध तो है बांग्लादेश से, और बनाया किसने है इसको? इसने बनाया है चीन ने। अगला देखिए, अगले में कह रहा है, विश्व बैंक की विकास समिति की 108वीं पूर्ण बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन हुआ है माराकेच मोरक्को में है। अगर पूछा जाए इस बैठक का एजेंडा क्या था, मतलब इसकी थीम क्या थी, तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी से गरीबी को खत्म करना, विश्व बैंक के विकास पर गवर्नरों की रिपोर्ट थी, ये इसका एजेंडा था। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है, इसी में दिया हुआ इसको देख लेते हैं। कह रहा है इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो जो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री हैं श्री निर्मला सीतारमण जी, इनके द्वारा इसका नेतृत्व या प्रतिनिधित्व किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है, भारत और चीन के जो कोर कमांडर स्तर की 20वीं दौर की बैठक का आयोजन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? तो वह है चुशलू मोल्डो सीमा पर। कहाँ पे हुआ है? चुशलू मोल्डो सीमा पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में कह रहा है, अक्टूबर 2023 में क्षतिग्रस्त होने के कारण चर्चा में रहा बाल्टिक कनेक्टर पाइपलाइन किन दो देशों को जोड़ता है? मतलब जो ये बाल्टिक कनेक्टर पाइपलाइन है, पूछा जा रहा है किन दो देशों को जोड़ता है? ये जोड़ता है फिनलैंड और एस्तोनिया को। मतलब हाल फिलहाल में ये क्षतिग्रस्त हो गया था, इसलिए ये न्यूज़ में काफ़ी था। इसी के बारे में और देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन जो दी गई है। इसमें कह रहा है यह पाइपलाइन बाल्टिक सागर में किस खाड़ी से होकर गुजरती है? यह फिनलैंड की खाड़ी से भी होकर गुजरती है। इसके अतिरिक्त देखिए, जो बाल्टिक सागर है किस महासागर का भाग है? तो ये अटलांटिक महासागर का भाग है। तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो स्टैटिक ये पोर्शन दिए हुए हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन जो है एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले में कह रहा है, किस देश ने, ध्यान दीजिए, किस देश ने इजराइल पर हमास के हमले को देखते हुए USS गेराल्ड R फोर्ड विमान वाहक पोत तैनात किया है? ये किया है अमेरिका ने।
यह पोत कहाँ तैनात किया है? तो ये किया है भूमध्य सागर में। अगर पूछी जाए इस विमान पोत की गति क्या है, तो यह है 30 नॉट, मतलब इसका मतलब होता है 56 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इसकी स्पीड है। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है ICA कांग्रेस अबू धाबी 2023 का आयोजन कब हुआ? तो ये हुआ है 9 से 13 अक्टूबर 2023 को। जो जो फर्स्ट CA पूछा जाए अगर कांग्रेस का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है, तो ये 4 वर्षों के अंतराल पर इसका किया जाता है। मतलब जो ICA का कांग्रेस का आयोजन है वो 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। इसका आयोजन कब हुआ है? तो हुआ है 9 से 13 अक्टूबर 2023 के। अगला इसी में कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार परिषद, जिसको हम लोग ICA कहते हैं, का गठन कब हुआ था? तो हुआ था इसका गठन 1984 में। अगर पूछा जाए ICA कैसा संगठन है, तो ये गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अगर इसका सचिवालय पूछा जाए तो वो है पेरिस, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है बर्लिन, जर्मनी में। अगर इस सम्मेलन की थीम पूछी जाए तो इस सम्मेलन की थीम है वैश्विक स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए एक निर्णायक वर्ष। तो ये इसकी थीम है। अगला है इसी में कह रहा है इस स्वास्थ्य सम्मेलन में स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने किस विषय पर आधारित पैनल चर्चा में वर्चुअली भाग लिया है? तो मतलब इसकी पूछी जा रही है वो विषय कौन सा था? तो वो था प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में गैर संचारी रोगों के एकीकरण को बढ़ावा देना। इसी की थीम पर इन्होंने क्या किया? वर्चुअली भाग लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है अगले में कह रहा है भारतीय नौसेना के किस जहाज़ ने 13 अक्टूबर को नाइजीरिया के लागोस पतन की यात्रा की? तो इसका नाम है INS सुमेधा। अगर INS सुमेधा पूछा जाए क्या है, तो यह स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सरयू क्लास नेवल ऑफशोर जो ऑफशोर पेट्रोल वेसल होता है वो ये है। ध्यान दीजिएगा ये INS सुमेधा क्या है, तो ये एक तरफ से कह सकते हैं आप लोग जो सरयू क्लास नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल है ये इसकी कैटेगरी का एक जहाज़ है। अगला देख लेते हैं। ये ध्यान दीजिए कि ये स्वदेशी रूप से निर्मित है। अगला देखिए INS सुमेधा की इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, ये भी जानिए। तो देखिए गिनी की खाड़ी में समुद्री लुटेरों के विरुद्ध सहयोग, तो ये इस उद्देश्य से इसने यात्रा की है। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है ऑपरेशन अजय जो है किस लिए चलाया जा रहा है? तो जो ऑपरेशन अजय है वो पूछा जा रहा है। ये चलाया गया था 12 अक्टूबर 2023 से। यह युद्धग्रस्त इजराइल में फंसे जो भारतीय हैं उनको स्वदेश वापस लाने के लिए इसको चलाया गया था। अगर इजराइल की राजधानी पूछी जाए तो ये है जेरूशलम, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा की भूमिका का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया है वियना जो ऑस्ट्रिया में है। अगला है इस सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसको किया गया है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो इसका नाम है ऑपरेशन अजय। अगर पूछा जाए भारत के अन्य ऑपरेशन कौन कौन से हैं, इनको भी देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला ऑपरेशन है ऑपरेशन कावेरी। ये चला था अप्रैल 2023 में। इसका उद्देश्य ये था कि जो सूडान में फंसे हैं भारतीय उनको वहाँ से निकाला जाए। इसके बाद चला था ऑपरेशन करुणा जो चला था मई 2023 में। इसमें इसका उद्देश्य ये था जो मोचा तूफान से प्रभावित म्यांमार है उसकी सहायता के लिए ये ऑपरेशन चला था। ध्यान दीजिएगा ऑपरेशन करुणा किस लिए चला है? जो मोचा तूफान से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए इसको चलाया गया था। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन दोस्त ये चला था फरवरी 2023 में। इसका उद्देश्य यह था कि जो भूकंपग्रस्त तुर्की और सीरिया है उसकी मदद की जा सके। इसके अतिरिक्त देखिए जो ऑपरेशन गंगा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको फरवरी मार्च 2023 में चलाया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाया जा सके। तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अगला ऑपरेशन है इसका नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ध्यान दीजिए ये चलाया गया था अगस्त 2021 में। इसका उद्देश्य यह था कि अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाना इसका ये उद्देश्य था। अगला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वंदे भारत मिशन। इसको चलाया गया था वर्ष 2021 में। इसका उद्देश्य यह था कि कोविड-19 जो ग्रस्त है विदेशी क्षेत्रों में भारतीय रह रहे हैं उनको वहाँ पे हमारे देश लाया जा सके। तो इस उद्देश्य से ये सारे जो हैं ऑपरेशन चलाए गए थे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले में कह रहा है व्हाइट हाउस में आयोजित गर्ल्स लीडिंग चेंज समारोह में, ध्यान दीजिएगा जो चेंज समारोह में इसमें पूछा जा रहा है कुल कितने होनहारों को सम्मानित किया गया है? तो इसमें जो 15 होनहार हैं उनको सम्मानित किया गया है। अगर पूछा जाए इस सम्मेलन में किस भारतीय मूल की किशोरी को सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनका नाम है गीतांजलि राव। यह भारतीय मूल की हैं जिनको सम्मानित किया गया है। गीतांजलि राव को किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? तो अमेरिका की जो प्रथम महिला हैं जिनका नाम है जिल बाइडेन, इनके द्वारा इस सब किशोरी को सम्मानित किया गया जिसका नाम है गीतांजलि राव।
अगला देखिए इसमें कह रहा है यह समारोह किस उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, तो इसको किया गया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में इसको आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले में कह रहा है अक्टूबर 2023 में भारतीय फार्माकोपिया आयोग, जिसको आईपीसी कहते हैं, किसका सदस्य बना है, तो ये बना है फार्माकोपिया डिस्कशन ग्रुप का, मतलब पीडीजी का ये क्या बना है, ये सदस्य बना है। अब देख लीजिए जो आईपीसी है इसका गठन, आईपीसी का गठन कब किया गया था, तो ये गठन किया गया था वर्ष 2009 में। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है इसी में यह किस मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है, तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक गठित ये स्वायत्त संस्था है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके अतिरिक्त देखिए जो पीडीजी है इसका पूछा जाए अगर गठन कब किया गया था, तो इसका गठन हुआ था वर्ष 1989 में। अगर पीडीजी का गठन संयुक्त रूप से किसने किया था ये पूछा जाए, इसका गठन किया गया था अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ के द्वारा इसको संयुक्त रूप से गठित किया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में कह रहा है 8 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, यह किया गया है टॉल्स्टॉय फॉर्म में। कहाँ पे है ये टॉल्स्टॉय फॉर्म, ये है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। अगर पूछा जाए यह कितनी फीट ऊंची प्रतिमा है, तो ये प्रतिमा है 8 फीट। और इस प्रतिमा का अनावरण किसने किया है पूछा जाए, तो ये किया है प्रभात कुमार ने, जो भारतीय उच्चायुक्त हैं वहाँ पे नियुक्त। अगला देखिए अगले में कह रहा है टॉल्स्टॉय कौन थे, इसके बारे में जान लीजिए। तो ये देखिए जो टॉल्स्टॉय थे वो एक रूसी लेखक थे। अगला देखिए अगले में कह रहा है टॉल्स्टॉय के जो प्रसिद्ध उपन्यास है उनका नाम क्या है, तो वार एंड पीस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, काफ़ी सुना होगा। तो वार एंड पीस क्या है, ये टॉल्स्टॉय का जो प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला देखिए जो टॉल्स्टॉय फॉर्म है इसकी स्थापना गांधी जी ने कब और कहाँ पे की थी, तो इसकी स्थापना देखिए वर्ष 1910 में इसकी स्थापना गांधी जी के द्वारा की गई थी। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है भारत पेरू व्यापार समझौते के लिए वार्ता का विशेष चरण वर्चुअल माध्यम से कब आयोजित किया गया, ये किया गया है 10 से 11 अक्टूबर 2023 के मध्य। और इस वार्ता में ध्यान दीजिएगा, इस वार्ता के अगर विशेष चरण में देखें तो भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया, तो जो विपिन बंसल हैं, जो संयुक्त सचिव हैं वाणिज्य विभाग के, इनके द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया है। अगर पूछा जाए इस वार्ता में पेरू पक्ष का नेतृत्व किसने किया है, रिकार्डो एंटोनियो मेजा ग्रिलो ने, तो ये नेतृत्व किया गया है, किसके तरफ से किया गया है, तो ये किया गया है पेरू तरफ से नेतृत्व ये किया गया है। अगला इसी में देखते हैं। इसमें कह रहा है भारत पेरू व्यापार समझौते के लिए वार्ता का आरंभ किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था वर्ष 2017 में। इसके अतिरिक्त अगला इसी में पॉइंट दिया हुआ देख लेते हैं। अगले में कह रहा है भारत पेरू व्यापार समझौते के लिए अब तक कितने चरणों की वार्ता संपन्न हो चुकी है, तो 5 चरणों की अब तक वार्ता संपन्न हो चुकी है। अगला है कोविड के कारण वर्ष 2019 से रुकी व्यापार वार्ता को पुनः आरंभ करते हुए छठे दौर का वार्ता आयोजन कब किया जाएगा, या कब किया जाएगा, तो लीमा में किया जाएगा। पेरू जो लीमा है पेरू में, वहाँ पे किया जाएगा दिसंबर 2023 में। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है वित्त वर्ष 22-23 में भारत पेरू द्विपक्षीय व्यापार कितने बिलियन डॉलर पहुँच गया है, तो ये पहुँच गया 3.12 बिलियन डॉलर के करीब जो है द्विपक्षीय व्यापार है वो पहुँच चुका है। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है भारत द्वारा पेरू से मुख्य रूप से क्या आयात किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए पेरू से सोना मंगाया जाता है, तांबा मंगाया जाता है, तांबा का जो अयस्क होता है, और कंस्ट्रेट्स जो होते हैं उनको भी मंगाया जाता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है, अगला क्वेश्चन है किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति, जिनका नाम है सामिया सुलूहु हसन, इन्होंने भारत की राजकीय यात्रा की, तो ये है तंजानिया की, जो तंजानिया संयुक्त गणराज्य है वहाँ की ये महिला राष्ट्रपति हैं। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब इनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए किस विश्वविद्यालय द्वारा सामिया सुलूहु हसन को मानद डायरेक्टर की उपाधि जो है, डॉक्टरेट की उपाधि या डिग्री कह सकते हैं, प्रदान की गई है, तो ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो नई दिल्ली है उसके द्वारा जो ये सामिया सुलूहु हसन है इनको मानद डॉक्टरेट की उपाधि या डिग्री दी गई है। अगला देखिए तंजानिया की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है डोडोमा, ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। तंजानिया की राजधानी क्या है, तो ये है डोडोमा। अगला है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जिसका नाम है अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया, ये किया गया है न्यू जर्सी यूएसए में। अगला है इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो इसका मंदिर का निर्माण किया गया है BAPS स्वामीनारायण संस्था के द्वारा इसका जो है निर्माण किया गया है। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, जिसको हम लोग IORA कहते हैं, इसकी मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया है, ये किया गया है कोलंबो श्रीलंका में। अगर अगला इसी में देखिए, अगले में कह रहा है बैठक में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता किसने संभाली, तो ये संभाली है श्रीलंका ने। अगला इसी में देख लेते हैं। इसमें कह रहा है अध्यक्ष के रूप में श्रीलंका का कार्यकाल कब
कार्यकाल क्या होगा, तो ये 23 से 25 के मध्य जो मतलब 2 साल के लिए होगा वो श्रीलंका का कार्यकाल होगा। अगला इसी में देखते हैं, इसमें कह रहा है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जो है इसकी पूछी जाए अगर स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान दीजिएगा इसकी स्थापना हुई है 1997 में। कितने देश इसके सदस्य हैं, तो वो हैं 23 सदस्य देश। अगर पूछा जाए संवाद भागीदारी कितने देश इसमें कितने हैं, तो वो हैं 11, मतलब 11 जो देश हैं वो संवाद भागीदारी देश के रूप में इसमें शामिल हैं। अगला देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस संस्था ने जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित होते बच्चे नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है, तो ये जारी किया है यूनिसेफ ने। इस रिपोर्ट के अनुसार ध्यान दीजिएगा पिछले 6 वर्षों में कितने बच्चे हैं उनका आंतरिक विस्थापन हुआ है, तो ये हुआ है 43.1 मिलियन जो बच्चे हैं उनका विस्थापन हुआ है। अगर पूछा जाए भारत में कितने बच्चे विस्थापित हुए हैं, तो वो विस्थापित हुए हैं 6.7 मिलियन। ये जितने जो बच्चे हैं वो भारत में विस्थापित हुए हैं। अगला देखिए, अगर पूछा जाए विश्व में प्रतिदिन लगभग कितने बच्चे विस्थापित होते हैं, तो होते हैं 20,000 बच्चे। अगला देखिए, अगले में कह रहा है बच्चों के विस्थापन के लिए मौसम संबंधी सामान्य कारण कौन से हैं, तो वह है बाढ़, तूफान, सूखा और वनाग्नि। तो ये सब कारण हैं जिनके कारण जो है वो बच्चे विशेष रूप से विस्थापित होने को मजबूर होते हैं। इसके अतिरिक्त अगला इसी में पॉइंट है, कुल विस्थापित होने वाले बच्चों में 95% बच्चे किसके कारण विस्थापित हुए हैं, तो बाढ़ और तूफान के कारण जो है 95% तक के जो बच्चे हैं वो विस्थापित हुए हैं। अगला इसी में क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किन 2 यूरोपीय देशों का दौरा किया है, तो ये किया है फ्रांस और इटली का। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन, हरित हाइड्रोजन और आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ये किया है सऊदी अरब के मध्य। अगला देख लेते हैं, इसी में दिया हुआ है, इसमें कह रहा है जो समझौता ज्ञापन हुआ है उस पर हस्ताक्षर कहाँ किया गया है, तो ये रियाद सऊदी अरब में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फिलिस्तीन के किस आतंकवादी समूह द्वारा इसराइल पर हमला किया गया है, जो फिलिस्तीन का पूछा जा रहा आतंकी संगठन का नाम बताना है, तो इसका नाम है हमास। अगला इसी के बारे में देख लेते हैं, तो देखिए इसराइल ने फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है, इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। इस बात का मतलब इस ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा, इसका नाम है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, इस ऑपरेशन का ये नाम है। अगला देख लेते हैं इसी में तो अगला कह रहा है हमास की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान दीजिएगा हमास की स्थापना हुई है 1987 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस देश के पश्चिमी हेरात प्रांत में 6.3 परिमाण का जो भूकंप है वो दर्ज किया गया है, तो वो आया है अफगानिस्तान में। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है भारत यूरोपीय संघ साइबर वार्ता 2023 कब आयोजित हुई है, तो ये हुई है 5 अक्टूबर 2023 को। अब इसके बारे में देख लेते हैं, तो देखिए इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो इसका आयोजन हुआ है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अगर पूछा जाए यह वार्ता जो थी वह कौन सा संस्करण थी, इस बार जो हुई है तो वह थी इसका 7वां संस्करण था। अगर पूछा जाए इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, तो ये किया है मुआइनपुई शवावी, संयुक्त सचिव जो हैं साइबर डिप्लोमेसी डिवीज़न की, तो ये इनका नाम है, इन्होंने भारत की तरफ से इसमें प्रतिनिधित्व किया हुआ है। अगर ये पूछा जाए इसमें यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व किसने किया है, तो ये किया है जुआन के वॉलफोर्ट ने, जो निदेशक सुरक्षा और रक्षा से रिलेटेड ये डिपार्टमेंट से संबंधित हैं, जो कि यूरोपीय संघ की प्रतिनिधि हैं। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, जिसको हम लोग AIBD कहते हैं, इसका लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया है, ये चुना गया है भारत को। अगला इसी में कह रहा है इससे पूर्व भारत का विश्व संगठन का अध्यक्ष बना था, तो ये था 18 से 21, उसके बाद 21 से या 23, 18 से मतलब 21 तक था, उसके 21 से 23 तक ये भारत का मतलब भारत इसका अध्यक्ष था। अगर पूछा जाए इस संगठन की स्थापना कब हुई, तो ध्यान दीजिएगा इस संगठन की स्थापना हुई है 1977 में। वर्तमान में अगर पूछा जाए इसके सदस्य संगठन है उनकी संख्या कितनी है, तो वो है 92। अगर पूछा जाए इस संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन है, तो वह है प्रसार भारती। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है उत्तरी अमेरिका के, ध्यान दीजिएगा उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, यह किया गया ह्यूस्टन जो टेक्सास USA में है। इस संग्रहालय का नाम क्या है, तो इसका नाम है एटर्नल गांधी म्यूजियम। तो ध्यान दीजिएगा एटर्नल गांधी म्यूजियम ये कहाँ पे है, ये ह्यूस्टन में है जो USA में है। इस संग्रहालय को आधिकारिक तौर पर जनता के लिए कब खोला गया था, तो खोला गया था 15 अगस्त 2023 को। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है निवेश पर ध्यान दीजिए, निवेश पर भारत UAE उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 11वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है,
ये किया गया है आबू धाबी यूएई में। अगर पूछा जाए इस संयुक्त कार्यबल की स्थापना कब हुई थी या कब की गई थी, ये की गई थी वर्ष 2013 में। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है A20, ध्यान दीजिए जो A20 है जिसका मतलब होता है एक्सेलरेट टू नेट ज़ीरो। आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, ये किया गया है कुआलालंपुर जो मलेशिया में है, वहाँ पे इसका जो है आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में अगर पूछा जाए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो प्रदीप कुमार दास के द्वारा किया गया जो अध्यक्ष हैं इरेडा के। अगला देख लेते हैं। इसी में देख लेते हैं जो इरेडा है अगर पूछा जाए उसकी स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी वर्ष 1987 में। अगला क्वेश्चन है 74वां अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री जो कांग्रेस सम्मेलन है वो कहाँ हुआ है, ये हुआ है बाकू जो अजरबैजान में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में कह रहा है लंदन में हुए खालिस्तानी विरोध प्रदर्शन के दौरान किस भारतीय छात्र ने भारतीय ध्वज की रक्षा करने की कोशिश की, तो ये की थी सत्यम पुराणा ने। ध्यान दीजिएगा नाम क्या है इनका, तो इनका नाम है सत्यम सुराणा, ये इनका नाम है। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार पर संयुक्त कार्य समूह की जो 15वीं बैठक है उसको मतलब कहाँ आयोजित किया गया है, उसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, हुआ है ढाका बांग्लादेश में। ध्यान दीजिएगा ढाका बांग्लादेश में इसका आयोजन हुआ है। अगर पूछा जाए इस बैठक की अध्यक्षता किसने की या किसके द्वारा की गई थी, तो की गई थी विपुल बंसल के द्वारा एवं नूर मोहम्मद महमूद उल हक के द्वारा जो बांग्लादेश के हैं, और जो विपुल बंसल हैं ये भारत के हैं, तो इनके द्वारा ये अध्यक्षता इसकी की गई थी। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है भारतीय सेना प्रमुख, ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना प्रमुख जो जनरल मनोज पांडे हैं ने किस देश की आधिकारिक यात्रा की है, तो ये की है तंजानिया की। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है प्राग में जो चेक गणराज्य में स्थित है। अगर पूछा जाए वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण था जो प्राग चेक गणराज्य में हुआ है, तो ये था 27वां इसका संस्करण था। इसी में देख लेते हैं विश्व सड़क कांग्रेस जो 2023 में भारत का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो नितिन गडकरी जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, इनके द्वारा इसका जो नेतृत्व किया गया था। इसके अतिरिक्त इसी में देखिए वर्ल्ड रोड एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। कब हुई थी, 1909 में। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य देश हैं, तो ये हैं 125 देश। अगला क्वेश्चन है मालदीव में संपन्न हुई राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों में किसने जीत हासिल की, तो इनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू। नाम याद रखिएगा, इनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू, जो कि मालदीव में जो संपन्न हुआ है चुनाव राष्ट्रपति का चुनाव उसमें इन्होंने जीत हासिल की हुई है। इसके अतिरिक्त इसमें देख लेते हैं इन्होंने इस पद पर किसका स्थान ग्रहण किया है, तो इन्होंने ग्रहण किया है इब्राहिम मोहम्मद सोलेह का स्थान इन्होंने लिया हुआ है। अगर मालदीव की राजधानी पूछी जाए तो ये है माले। अगर मालदीव की मुद्रा पूछी जाए तो ये है मालदीवियन रुपया। ध्यान दीजिएगा मालदीवियन जो रुपया है वो मालदीव की करेंसी है। अगला है भारत ने किस देश के साथ, ध्यान दीजिएगा भारत ने किस देश के साथ एक सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो ये किया है अर्जेंटीना के साथ। अगला क्वेश्चन है भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, ये मैरीलैंड यूएसए में किया गया है। और इस प्रतिमा का अनावरण कब किया गया ये भी जान लीजिए, ये किया गया है 14 अक्टूबर 2023 को। अगर इस प्रतिमा की ऊंचाई पूछी जाए तो वह है 19 फुट। यह मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई है, तो ये बनाई गई है मूर्तिकार जिसका नाम है राम सुतार, इनके द्वारा इसको बनाया गया है। अगर इस मूर्ति का नाम पूछा जाए क्या है, तो इस मूर्ति का नाम है स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी। ध्यान दीजिएगा स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी इसका नाम है, इक्वेलिटा इसका नाम है, इक्वेलिटा इसका नाम है। अगला देखते हैं। अगले में कह रहा है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया, ये जारी किया गया विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। अगर पूछा जाए इस सूची में कितने देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है, तो 132 जो देश हैं उनको इसमें रैंकिंग प्रदान की गई है। इस सूची में अगर पूछा जाए शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, तो वह है स्विट्जरलैंड। और इस सूची में दूसरे व तीसरे स्थान पर कौन से देश हैं, तो दूसरे पे है स्वीडन और तीसरे पे है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर इस सूची में पूछा जाए अंतिम स्थान पर कौन है, तो ये है अंगोला। तो ये सब जो एडिशनल जानकारियाँ हैं ये भी याद रखिएगा, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है। अगला इसी में क्या है, इस सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो 40वां स्थान भारत को इसमें मिला है। अगला क्वेश्चन है किस ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों के कारण इसके आसपास के जो बच्चे हैं बीमार पड़ गए, तो ये जो ताल है जो फिलीपींस में स्थित है, इससे निकलने वाले धुएं के कारण जो बच्चे हैं आसपास के वो बीमार पड़ गए थे। अगर पूछा जाए इस ज्वालामुखी से मुख्य रूप से कौन सी गैस निकल रही है, तो वो निकल रही है सल्फर डाइऑक्साइड। अगला है फिलीपींस की राजधानी क्या है, तो ये है मनीला। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन।
अगले में कह रहा है सितंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र का आयोजन किया गया है। यह किया गया है 78वें सत्र का आयोजन किया गया है। अगर पूछा जाए 78वें सत्र का अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, तो डेनिस फ्रांसिस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। अगर पूछा जाए महासभा के जो 78वां सत्र था उसकी बैठक में भारतीय दल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो ये डॉक्टर जो एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री, उनके द्वारा इसका जो है भारत की तरफ से क्या किया गया है, इस दल का नेतृत्व किया गया है। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई थी, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो वो है 193 देश इसमें शामिल हैं। अगला है भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा 18वें सत्र के दौरान किस कार्यक्रम की मेज़बानी की गई, तो इस कार्यक्रम का नाम है इंडिया यूएन फॉर ग्लोबल साउथ डिलीवरिंग फॉर डेवलपमेंट। तो ये इसकी ये थीम थी, मतलब इस सत्र के दौरान ये इसकी थीम थी, इसी की थीम के द्वारा इसकी मेज़बानी की गई है। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस कार्यक्रम की मेज़बानी की गई है। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित किस कार्यक्रम में भाग लिया, तो ये लिया है चौथे वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में। अगला क्वेश्चन है। अगले में कह रहा है रूस में आयोजित आतंकवाद रोधी जमीनी प्रशिक्षण अभ्यास जिसका नाम है FTX में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किस टुकड़ी द्वारा किया गया, तो इसका नाम है राजपूताना राइफल्स के 32 जवानों के द्वारा इसमें जो है प्रतिनिधित्व किया गया था। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल साउथ में विकास को बढ़ावा देने हेतु भारत ने किसके साथ एक क्षमता निर्माण पहल प्रारंभ की है, तो ये की है संयुक्त राष्ट्र के साथ। अगला है 25वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शक्ति संगोष्ठी का आयोजन कहाँ पे किया गया है, यह किया गया है रोड आइलैंड जो अमेरिका में स्थित है। रोड आइलैंड जो अमेरिका में स्थित है। अगला है इसी में कह रहा है इस संगोष्ठी में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया, तो नौसेना प्रमुख जिनका नाम है R हरि कुमार, इन्हीं के द्वारा इसका नेतृत्व भारत के द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया। मतलब जो ये नौसेना के प्रमुख हैं इनका नाम है R हरि कुमार, इनके द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है। अगला है विट्स टू बिलियंस, मतलब जो बिट्स टू बिलियन है इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योरल जर्नीज कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया है दुबई UAE में। कहाँ किया गया है, दुबई का जो UAE है, दुबई है वहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। अगला है इस कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया दुबई के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। अगला है जॉर्जियो नेपोलिटानो का निधन हो गया है। वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, ये थे इटली के। वो कब से कब तक इटली के राष्ट्रपति थे, ये भी ध्यान दीजिए, ये थे 2006 से 2015 तक। अगला है मैक्सिको ने प्रवासियों को निर्वासित करने के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ये किया है USA के साथ। अगला है इंटरपोल ने किस आतंकवादी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है, तो ये किया है करणवीर सिंह के। इंटरपोल ने पूछा जा रहा है किस आतंकवादी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है, तो इसका नाम है करणवीर सिंह। अगला है करणवीर सिंह का संबंध किस आतंकवादी संगठन से है, तो ये है बब्बर खालसा इंटरनेशनल, जो ये आतंकी संगठन है इससे ये रिलेटेड है। अगला है इंटरपोल का पूर्ण रूप क्या है, ध्यान दीजिएगा, तो इसका पूर्ण रूप है वो फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। अगला है दुनिया में लकड़ी का सबसे पुराना ढांचा कहाँ प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है कोलंबो नदी जो जाम्बिया में है, वहाँ से जो लकड़ी का सबसे पुराना ढांचा है वो प्राप्त किया गया है। यह ढांचा कितना पुराना है, तो ये लगभग 4,76,000 वर्ष ये पुराना है। ये बात भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए इसी में कह रहा है इस तकनीकी से लकड़ी की आयु का पता चला है, किस तकनीकी से, तो ध्यान दीजिए इस तकनीकी का नाम है ल्यूमिनेसेंस डेटिंग। ध्यान दीजिए इसका नाम है ल्यूमिनेसेंस डेटिंग, इस आयु का मतलब इस पद्धति का नाम है, जिससे इस तकनीकी में मतलब ये पता चला है कि लकड़ी की आयु क्या है, तो इस तकनीकी का ये नाम है। अगला है दक्षिण ज्ञान साझाकरण श्रृंखला का आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो इसके किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। इसी में क्या है वर्चुअली रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया है राजीव चंद्रशेखर के द्वारा, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। अगर पूछा जाए यह सम्मेलन किस विषय पर आधारित था, तो ये सम्मेलन आधारित था डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर द इंडिया स्टोरी, तो ये इस विषय पर आधारित ये सम्मेलन था। अगला देख लेते हैं अगले में क्या है। अगले में कह रहा है भारत और अमेरिका के बीच 2+2 अंतर सत्रीय संवाद कहाँ पे आयोजित किया गया, तो इसको किया गया है वाशिंगटन में। और इस संवाद के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो वाणी राव एम विश्वास नेगी के द्वारा भारत की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व किया गया है। इसमें पूछा जाए अमेरिका का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो किया गया है डॉक्टर एली रेटनर और
डोनाल्ड लू के द्वारा इसका नेतृत्व अमेरिका में किया गया। मतलब अमेरिका के ये प्रतिनिधि थे जिन्होंने अमेरिका का नेतृत्व किया था। अगला है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसके द्वारा जारी की गई? ये टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा इसको जारी किया गया है। अगर पूछा जाए इस सूचकांक में शीर्ष स्तर पर कौन सा संस्थान है, तो वही यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो यूनाइटेड किंगडम में है। इस सूची में दूसरे स्थान पर कौन सा संस्थान है, तो वह है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इस सूचकांक में अगर पूछा जाए कि कितने भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया है, तो भारत की इसमें 91 जो संस्थान है उनको शामिल किया गया है। अगर इस सूचकांक में भारतीय संस्थान जो शीर्ष पर रहा है उसका नाम पूछा जाए तो वह है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। अगला है इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? ये जारी की है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने। यह रिपोर्ट किसके सहयोग से जारी हो गई है? तो ये जारी की जाती है अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान के द्वारा, मतलब सहयोग से इसको जारी किया जाता है। इसमें यह बताया गया है, इसमें कहा गया है वर्ष 2050 तक भारत की आबादी में वृद्ध लोगों का कितना प्रतिशत अनुमानित है। मतलब जो वृद्ध लोग होंगे वो 20.8% लोग होंगे। अगला क्वेश्चन है किस देश ने अपनी स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी लॉन्च की है? तो इसका नाम है ताइवान। और इस पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका नाम है हाईकुन। तो ध्यान दीजिए ये हाईकुन जो है ये ताइवान की खुद से मतलब विकसित एक पनडुब्बी है। अगला है शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के व्यापार और वित्त मंत्रियों की हाइब्रिड मोड में बैठक कब आयोजित की गई थी? ये की गई 27 सितंबर 2023 को। अगला कह रहा है इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो अनुप्रिया पटेल जो वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री हैं इनके द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया। और इसी में कहा गया वर्ष 2023 के लिए एससीओ की अध्यक्षता किस देश के पास है? तो वह है किर्गिस्तान के पास। शंघाई सहयोग का जो संगठन की स्थापना पूछी जाए अगर कब हुई थी, तो हुई थी 15 जून 2001 में। एससीओ के नए देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? मतलब एससीओ में अगर पूछा जाए नया देश कौन शामिल होने वाला है या किया गया है, तो वो ईरान को शामिल किया गया है। अगला है वर्ष 22-23 के लिए एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी है वो कौन सा शहर घोषित किया गया था? तो वो किया गया है वाराणसी। अगला है भारत एससीओ में पूर्ण सदस्य के रूप में कब शामिल हुआ था? तो ये हुआ था 9 जून 2017 में। अगला क्वेश्चन है 15वें जो है ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया ताशकंद में जो कि उज्बेकिस्तान में है। अगर पूछा जाए इस फिल्म में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो किया गया डॉक्टर एल मुरुगन, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री हैं ये। अगला इसी में कह रहा है इस फिल्म महोत्सव का पहला संस्करण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1968 में। अगर पूछा इस फिल्म महोत्सव के उद्घाटन संस्करण जो हुआ था 1968 में किस भारतीय फिल्म को दिखाया गया था? तो उसमें दिखाया गया था जब 1968 में इसका उद्घाटन हुआ था तो उसमें भारतीय फिल्म दिखाई गई थी, इसका नाम था आम्रपाली। अब अगला देख लेते हैं अगले में क्या है। तब देखिए यहाँ से आर्थिक क्रम की जो आर्थिक परिदृश्य है ये घटनाएं स्टार्ट हो जाती हैं। अब इसको हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। मतलब इसको जो इसमें जितनी भी घटनाएं दी हुई हैं उनको हम लोग सेपरेट वीडियो में कवर करते हुए इस पूरी बुक को हम लोग कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।